आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पर। जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या वो स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बन सकते हैं। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर उनके पास आ जाएगी तो पता नहीं वो क्या फ़तह कर लेंगे या फिर वो दूसरों को समझने लगेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको इसे सीखना ज़रूरी है, वो है आपका अपना आप। जी हाँ, सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस लाना, अपने आप को जानना, अपने इमोशंस को जानना, अपनी खबर रखना। और फिर उसके बाद ये जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को समझने के लिए। अब वो दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। उनको समझने के लिए आपको फिर इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होती है। लेकिन सबसे पहले आपको सिर्फ अपने आप को जानना है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे जाकर, तो सबसे पहले वहाँ पर यही बोला जाता है कि अपने इमोशंस की समझ, उनका बेहतर तौर पर इस्तेमाल, और फिर उसके बाद दूसरों के इमोशंस की समझ और उनको इन्फ्लुएंस कर पाना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करती चलूँगी कि अक्सर हम जब भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि कोई फ़ैसला लेने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई लॉजिक से लो, रीज़न से लो, मुंह तक होना चाहिए ना आपके पास, आपने फ़ैसला लेना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लोग मिस कर जाते हैं, और वो है इमोशनल कंपोनेंट। आपके फ़ैसले में रेशनल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत रेशनली डाटा इकट्ठा किया, सोचा, वक्त दिया, लोगों से पूछा, मशवरा किया और आपने फ़ैसला ले लिया। लेकिन अगर आपने यहाँ इमोशनल कंपोनेंट मिस किया, तो फिर बहुत मुमकिन है आपका फ़ैसला आपको वो खुशी ना दे पाए, वो रिजल्ट्स ना दे पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इमोशनल कंपोनेंट को कभी भी अपने फ़ैसलों में जाने नहीं दिया करें, बल्कि उसको वैल्यू दें कि आपने जब डिसीजन लिया और आप बैठे, हाउ डू यू फील अबाउट दैट डिसीजन। आप क्या फील कर रहे हैं उस फैसले के बारे में जो आपने लिया। तो कभी कभार हम बहुत रेशनल डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें एक गट फीलिंग आती है, एक फीलिंग आती है अपने डिसीजन के बारे में कि वो अच्छा नहीं है। उस डिसीजन के बाद हमारे अंदर एक हैवीनेस होती है, हम कहते हैं नहीं यार, कुछ सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। तो इमोशनल कंपोनेंट, यानी कि आपकी बॉडी, आपकी फीलिंग्स, आपके गट से कनेक्टेड होना, और रेशनल कंपोनेंट, हर डिसीजन में ये दोनों कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कल्टीवेट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर आपको अपने आप में और दूसरों में इंटरेस्ट नहीं है, आपको क्यूरोसिटी नहीं है अपने आप को जानने की, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपको तजस्सुस है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरे बिहेवियर्स ऐसे क्यों हैं, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, और उसके बाद आपको दूसरों में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरों के इमोशंस में आपका उन पर क्या इन्फ्लुएंस है, इसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको पता है नार्सिसिस्ट और सोशियोपैथ कितने इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें अपने बारे में कुछ पता नहीं होता। अपने इमोशंस की उनको इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन वो दूसरों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। वो दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, पढ़ते हैं, उनके परसेप्शंस को समझते हैं, और फिर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। वैसे तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। आपको अपना जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सोशल स्किल्स चाहिए, और मोटिवेशन। क्या वजह है, क्या आपकी मोटिवेशन है, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएं। लेकिन मैं बिना किसी टेक्निकलिटी में जाए आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगी कि आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को कल्टीवेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए करेज, हिम्मत। किस चीज़ की हिम्मत? क्योंकि जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, तो हिम्मत तो चाहिए ना, अपने इमोशंस को फेस करने की, उनको फील करने की, उनको अनपैक करने की। अगर तो वो रिप्रेस्ड हैं, आपके तजुर्बात अगर बहुत तल्ख हैं, आपको उन्हें अनपैक करना है, सरफेस पर लाना है, उसके बारे में बात करनी है। और उससे भी मुश्किल काम उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को फील करना है। आपको फीलिंग्स को फील भी करना है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। तो करेज नंबर 1 पर आपको पता होना चाहिए, ये बहुत हिम्मत का काम है, और आपको
जो कुछ भी दबा हुआ है, जो कुछ भी आप फेस नहीं करना चाहते, फील नहीं करना चाहते, अब उसको खोलने की, अनपैक करने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पर करेज के साथ वल्नरेबिलिटी भी आती है। जी हाँ, कि कैसे आप अपने उस पार्ट का इजहार करेंगे जो बहुत वीक है। जैसे कि मर्दों के लिए अगर वो ओवरवेल्म्ड हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, तो एक मर्द होने के नाते कितना मुश्किल है इन इमोशंस के बारे में बात कर पाना, उसका इजहार कर पाना, क्योंकि इसके लिए वल्नरेबिलिटी चाहिए। और मिसाल के तौर पर आप एक औरत हैं और बहुत सारा एंगर आपके अंदर रिप्रेस्ड है और आपने उसका इजहार करना है, तो कितना मुश्किल है उसके बारे में बात करना, उसका इजहार कर पाना, उस एंगर को सरफेस में लेकर आना। इसके लिए बहुत वल्नरेबिलिटी और साथ ही साथ करेज चाहिए। करेज के साथ वल्नरेबिलिटी भी आती है। अब करेज के बाद दूसरा स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस का। जी हाँ, खुद आगाही का। अब क्या करेंगे आप? खुद आगाही एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बड़ी टर्म है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन हम उसे थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आप उसे महदूद करके ना उस पर थोड़ा सा काम कर सकें। मिसाल के तौर पर आपको देखना होगा, मालूम करना होगा वो कौन से इमोशंस हैं जो आपसे हैंडल नहीं होते, आपको परेशान करते हैं, वो सेंसेशंस आपकी बॉडी में जिन्हें आप फील नहीं करना चाहते, जिनसे आप भागते हैं, जो दबी हुई हैं, रिप्रेस्ड हैं या सप्रेस्ड हैं। वो इमोशन कोई भी हो सकता है, एंगर हो सकता है, हेट हो सकता है, लव। अरे बहुत से लोगों को प्यार का इजहार करने में दिक्कत होती है। जिस घर में वो रहे होते हैं, जिस कल्चर में वो रहे होते हैं, वहाँ पर प्यार का इजहार करना कमज़ोरी है। ख़ासकर किसी मर्द के लिए फ़र्ज़ करें कि वो प्यार का इजहार कैसे करें। तो इमोशन ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव वाले हों, वो पॉजिटिव वालों को भी कभी कभार एक्सप्रेस करने में, फील करने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। तो पहले नोट कीजिए वो कौन सा इमोशन है जो आपकी अवेयरनेस में आ चुका है, जिसे आप जानना चाहते हैं, जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे कि एंगर। कोई इंसान जो गुस्से की वजह से बहुत परेशान है, उसे गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एंगर आपका वो इमोशन है जिसको आपने पकड़ लेना है और आपने उसको लेबल कर दिया, एंगर है, ठीक है। उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, नोट करना है, लेबल करना है उससे रिलेटेड ट्रिगर्स को, उससे रिलेटेड आपके बिहेवियर्स को, कैसे आप उसका इजहार करते हैं, ये हर चीज़ आपने नोट करनी है। अक्सर आप इसे थेरेपी में अपने थेरेपिस्ट के साथ भी आप इसका इजहार करते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं, और आप चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं। तो एंगर पर जाकर पढ़िए, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कोई किताब लिखी है या किसी ने कोई ब्लॉग, कोई आर्टिकल लिखा है इस पर, मैं थोड़ा सा समझ लूँ अपने एंगर को कि ये है क्या, ये इमोशन क्या है। इसके अलावा सैडनेस, बोर्डम, कुछ भी, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपके जो भी इमोशंस हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करेंगे तीसरे स्टेप की और थोड़ा सा और जूम इन करेंगे, आपके अपने पर्सनल इंडिविजुअल केस पर जाएंगे और जूम इन करते हुए हम देखेंगे आपके रोल मॉडल्स को जिनके साथ आप रहे, आपके पेरेंट्स, योर फैमिली ऑफ ओरिजिन। आपने देखना है कि आपके घर में कौन से इमोशंस पर बात करना बहुत कंफर्टेबल है। आपके पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल होते थे उन इमोशंस का इजहार करने में, तो कौन से इमोशंस पर पाबंदी थी, उसका इजहार करते हुए आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते थे, उसे दबा दिया जाता या उस पर रुकावट थी। वो प्यार भी हो सकता है, वो काइंडनेस भी हो सकती है, वो सैडनेस भी हो सकती है, वो आपका रोना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको देखना होगा आपके पेरेंट्स की जो पर्सनैलिटीज़ है ना, वो आपका रोल मॉडल हैं। आपकी जो इमोशनल बॉडी है, आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसमें ज़्यादातर जो भी मटीरियल, जो भी कंटेंट आपने लिया है, वो आपके वालिदैन का है। तो जो आपकी पर्सनल फैमिली हिस्ट्री है उसको अनपैक कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, वहाँ से ही आपको आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस समझ आएगी और वहीं से आप गेन कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और मैं इसका इस्तेमाल अक्सर अपनी थेरेपी में करती हूँ, थेरेपी सेशंस में करती हूँ, और वो है ये जानना कि आप कौन सी स्टोरीज़ और कौन से कैरेक्टर्स की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉयलेंट एग्रेसिव मूवीज़ देखते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपका एंगर रिप्रेस्ड है, जिसकी वजह से आप वो मूवीज़ देख रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल किस्म का कंटेंट देखते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप ना डीप इमोशनल कनेक्शन के लिए तड़प रहे हैं, आप बिल्कुल, आपकी वो रिप्रेस्ड हैं, आप चाहते हैं बहुत शिद्दत से, आपकी लाइफ में वो कनेक्शन मिसिंग है। तो आप बहुत मुमकिन है कि वो रोमांटिक जो सेक्सुअल कंटेंट है आप उसको देखकर आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछती हूँ, अगर वो कहते हैं कि हम म्यूज़िक सुनते हैं या मूवीज़ देखते हैं या स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो मैं पूछती हूँ क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ रहे हो आजकल, मुझे नाम बताओ बुक का।
स्टोरी का नाम बताओ मुझे, किस किस्म का म्यूज़िक सुनते हो, कौन सा सिंगर है, कौन से सॉन्ग्स हैं। तो सॉन्ग्स से, उनके लिरिक्स से, उस म्यूज़िक से, स्टोरी से, कैरेक्टर से मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरे क्लाइंट के इमोशंस क्या हैं, रिप्रेस्ड इमोशंस क्या हैं, वो किस चीज़ की तरफ खिंचा चला जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक मरतबा मेरी एक जानने वाली हैं, वो अपनी बच्ची का प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आई है। मुझे बोलती हैं कि निदा ये देखो, इस तरह से मेरी बच्ची ने इस किस्म का कंटेंट सर्च किया है, बड़ा एग्रेसिव किस्म का कंटेंट उस बच्ची ने सर्च किया था, और वो उस एग्रेसिव कंटेंट को लेकर बहुत परेशान थी कि किस किस्म का कंटेंट सर्च करी, किस किस्म की इसकी सोच है। तो जब मैंने उस बच्ची को देखा, और मैं पर्सनली भी जानती हूँ उसे, तो मैंने उसकी वालदा से कहा कि आपने इतनी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, आपने बच्ची को इतना गुड गर्ल बना दिया है, उसके अंदर का एंगर कहाँ जाएगा, उसके अंदर जो गुस्सा है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसका जो तैश है, वो कहाँ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाएगी। आपकी लगाई हुई बेफजूल की पाबंदियाँ, आपका बच्ची को गुड गर्ल बनाने का प्रेशर उसके अंदर एग्रेसिव फैंटेसीज़ को जन्म दे रहा है। वो एग्रेसिव हो रही है बहुत, उसकी फैंटेसीज़ बहुत एग्रेसिव हैं। क्यों एग्रेसिव है उसकी फैंटेसीज़? क्योंकि आप उसे नॉर्मल इंसान की तरह जीने ही नहीं दे रही, आप उस बच्चे के गुस्से का इजहार ही नहीं करने दे रही, आपने उसको रोबोट बना दिया है। वो तो रोबोट है, वो तो अच्छी बच्ची है, हर काम टाइम पर करेगी, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ये मत करो वो मत करो। इतना इनकार, इतनी रोक टोक, बच्चे के अंदर एंगर नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी तो क्या आएगा। तो आपकी जो एग्रेसिव फैंटेसीज़ होती हैं, आपकी किसी भी किस्म की फैंटेसीज़ हैं, या जो भी आप देखकर आपको अच्छा लगता है, वो आपके लिए डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है आपके लिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, जो आप कॉन्शियसली फील नहीं कर सकते, जो शऊर में नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे क्राइम शोज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, इन्वेस्टिगेटिव, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो, जहाँ पर थ्रिल हो, सस्पेंस हो, सीक्रेट्स को मालूम करना। तो इससे मुझे क्या समझ आई अपने बारे में कि मैं बहुत सीक्रेटिव हूँ, मेरे कुछ इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरी फैंटेसीज़ बहुत सीक्रेट हैं, और मेरे ख्याल से मुझे उनको इन्वेस्टिगेट करना होगा। उस सस्पेंस को, उस सीक्रेट को जो मेरे अंदर है, उसे मुझे रिवील करना होगा, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में सब, मेरी अपनी ही फीलिंग्स मेरा सीक्रेट हैं। तो मुझे उनको सरफेस पर लाना होगा, और पहले तो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि वो क्या है, और फिर सरफेस पर लाकर उसको प्रोसेस करना होगा, उसे फील करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप इमोशनल इंटेलिजेंस में, आप किस किस्म के लोगों से बार बार मिलते हैं, कैसे लोग आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रहे हैं। ये वाला तो मेरा फेवरेट है, अपनी कहानी में भी शेयर करूँगी आपके साथ, एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये सब करते कैसे हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं आप बार बार। ठीक है, समझ आता है लाइफ में एक दो बार हमें बुरे लोग मिल जाते हैं, धोखा देते हैं या फ़ायदा उठाते हैं, या ट्रॉमेटाइज्ड है, किसी भी किस्म की उनमें एडिक्शंस हैं, हमें मिल रहे हैं वो, ठीक है, हमें समझ आती है कि हो जाता है, ज़िंदगी है, हादसात हो जाते हैं। लेकिन बार बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं, या आपका जो ग्रुप है, जो आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो उसी किस्म के लोगों से भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मसला लोगों में नहीं है, मसला आप में है। क्योंकि जो बार बार हो वो हादसा नहीं है, वो बिहेवियर है, वो पैटर्न है। तो ये आपका पैटर्न है ना, आप किस किस्म के लोगों से मिल रहे हैं। मैं हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलती थी जिनके चेहरे पे बहुत सारे मास्क होते थे, वो दिखते कुछ लेकिन होते कुछ, बड़ी सीक्रेट लाइफ्स थी उनकी, बहुत सीक्रेट्स रखते थे अपने अंदर। और चूँकि मुझे तो लगता था कि मैं तो अपने सारे इमोशंस का इजहार करती हूँ, भाई मैं तो बहुत ऑथेंटिक बंदी हूँ, तो फिर मुझे बार बार ऐसे लोग क्यों मिलते हैं लाइफ में, मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे क्यों हैं, क्यों जब भी कोई बंदा आता है मेरी लाइफ में उसके चेहरे पे बहुत सारे मास्क लगे हुए हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्या यार ये सारे फजूल नौटंकी लोग मुझे मिलते हैं, ये किस किस्म के लोग हैं, बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा है मेरी लाइफ में कि जब मुझे ये इंसाइट आई कि वेट, कहीं फजूल मैं तो नहीं हूँ, कहीं प्रॉब्लम मुझ में तो नहीं है, कहीं मैंने बहुत सारे मास्क खुद तो नहीं लगाए हुए, कहीं मेरे अपने इमोशंस ही खुफिया और सीक्रेट तो नहीं मुझसे छुपे हुए मेरे अनकॉन्शियस में। और वो लोग बार बार मेरी लाइफ में आते हैं और मुझे याद दिलाते हैं, मेरा शैडो, कि मुझे कुछ चीज़ों को रिवील करना है। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि जब बहुत ज़्यादा फजूल लोग आपकी ज़िंदगी में आने लग जाएं तो समझ जाएं कि आप फजूल हैं, आप में प्रॉब्लम है, आप टॉक्सिक हैं, बहुत टॉक्सिक लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप टॉक्सिक हैं, आपको ट्रॉमा है। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इसका सफ़र इतना मज़े का नहीं होता, बहुत पेनफुल होता है। अब यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो अपने बारे में प्रो तो आपने होना है,
आप हो गए प्रो, आपको समझ आ गई भाई इमोशंस क्या हैं, मैं क्या हूँ, क्यों मेरी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं, क्यों मैं ऐसी फिल्में देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, व्हाटएवर जो भी है, जो भी आप देखते हैं, आपको समझ आ गई उसकी। अब जाहिर सी बात है आपको दूसरों के साथ भी तो इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लेना है ना। तो अगर आप बेहतर रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरों के इमोशंस को भी समझना होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो बंदा बहुत केयरिंग है, लविंग है, ये वाली साइड आपको उसकी दिख रही है, लेकिन क्या उस इंसान में एंगर या कोई और नेगेटिव इमोशन नहीं है? अगर ये वाली साइड आपको दिख रही तो दूसरी साइड में इंटरेस्ट कौन लेगा? क्या आप उस इंसान से पूछ नहीं सकते कि भाई तुम लविंग केयरिंग तो हो रिलेशनशिप में, लेकिन व्हाट अबाउट योर एंगर, व्हाट अबाउट योर सैडनेस, व्हाट अबाउट योर नेगेटिव इमोशंस, उसका इजहार कैसे हो रहा है? जब आप किसी इंसान से उसके इमोशंस के बारे में पूछते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको उस इंसान को बहुत बेहतर तौर पर जानने, समझने और बॉन्ड बनाने का मौका मिलता है, बिकॉज आप एम्पैथी शो कर रहे हो ना, आप इन्वाइट कर रहे हो कि वो आकर आपके साथ इमोशंस को शेयर करें। वैसे ऐसा तो बहुत कम होता है कि आप किसी से पूछें, लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका पार्टनर लविंग केयरिंग है, एक दिन उसका एंगर बाहर आता है, वो सैड है या वो स्ट्रेस्ड है, तो क्या आप उसके उस पहलू को, वो जो एंगर है वो शो कर रहा है, क्या आप उसके साथ बैठकर उसके उस एक्सपीरियंस को डिस्कस कर सकते हैं? क्या आप उसके एंगर को, उसके स्ट्रेस को भी ऐसे ही वैल्यू दे सकते हैं जैसा आप उसके लव और केयर को देते हैं? तो यहाँ पर आपको हर इंसान को एज अ होल, एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग देखना होगा, जिसके अंदर दोनों साइड्स हैं। अगर वो लविंग और केयरिंग है तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि वो हेटफुल भी हो सकता है, वो स्ट्रेस्ड भी हो सकता है, वो सेल्फिश भी हो सकता है। तो आपको किसी भी इंसान को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की तरह समझना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई इंसान अगर ऐसा है तो वो सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा, उसका वो जो दूसरा साइड है ना, वो उसे एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। फिर कहते हैं कि तुम बदल गई, तुमने ये कर दिया, तुम तो ऐसी नहीं रही। अरे ये भी तो उसकी पर्सनालिटी है ना भाई। जब आप उसका अच्छा देख पा रहे हो तो उसका उसका जो नेगेटिव इमोशन है उसमें भी तो एम्पैथी दिखाओ ना उसको। यहाँ पर एम्पैथी आती है जब हम इमोशंस पर बात करते हैं ना रिलेशनशिप में। तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को स्पेस देते हैं, हम उसको इन्विटेशन देते हैं कि आओ मज़ीद खुलो, ओपन अप हो और हमें बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर फीलिंग्स। सोशियोपैथ नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, वो आपको सुनते ही तो हैं, आपके इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं। जैसे एक्नॉलेज करते हैं आप और खुल जाते हैं, आप और बताने लगते हैं, वो और सर हिला के बोलते हैं हाँ यार ऐसा तो है, बहुत बुरा हो रहा है, आप और एक्नॉलेज करते हैं। तो यहाँ पर एम्पैथी को शो करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान के अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो उससे उसकी जानिब एम्पैथी शो करें और बात करें, कम्युनिकेट करें, स्पेस दे उस इंसान को कि वो आपके साथ आकर इमोशनली कनेक्ट हो सके। जी हाँ, एम्पैथी का कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी ही है जो हमें मौका देती है कि कैसे हम किसी दूसरे इंसान के इमोशंस को फील कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले जो इतने सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए, पहले अपने इमोशंस को फील करना है। जो अपने इमोशंस को फील नहीं कर सकता वो किसी और के लिए भी एम्पैथी कल्टिवेट नहीं कर सकता। तो पहले अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के साथ इन टच रहना है, उनको फुली फील करना है, अनपैक करना है, तभी आप दूसरे इंसान को इनवाइट कर पाओगे कि आओ मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और डीप इमोशनल कनेक्शंस ऐसे ही बनते हैं जब आप दूसरे इंसान को स्पेस देते हैं, उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं। और इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं एम्पैथी में, एक तो आपकी बॉडी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, ये बताते हैं कि आप कितने एम्पैथेटिक हैं, आप कितना एक्नॉलेज कर रहे हैं। उसे हम कहते हैं मिररिंग कंपोनेंट, जो कि फिजिकल कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट होता है माइंड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं ना माइंड थ्योरी, मेंटल कंपोनेंट। आपकी इंटेंशंस, पर्सपेक्टिव्स, किस नीयत से आप बैठे हो, एम्पैथी दिखा रहे हो, सुन रहे हो, आपके परसेप्शंस क्या हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो माइंड बॉडी, तो यहाँ पर माइंड और बॉडी दोनों का कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है एम्पैथी में। आप दूसरे इंसान को समझ ही तब सकते हो जब आपको पहले अपने इमोशंस की खबर हो, आप उनके साथ इन टच हैं, फील करते हैं, और फिर उसके बाद आप सामने वाले को इनवाइट करते हैं कि आओ मुझे बताओ तुम क्यों गुस्सा हो। एम्पैथी से, एक दूसरे को सुनने से और इमोशनल इंटेलिजेंस अपने इमोशन की होने से ही अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, जो कि एक पूरा एक जर्नी है, ये एक हार्ड वर्क है, आपको बहुत काम करना पड़ता है इस पर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन से भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, आपको समझ आता है कि आपके वो कौन से इमोशंस हैं जो रिप्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड हैं, जिन्हें आप फील नहीं करना चाहते, तो आप उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं कि अरे ये देखो मुझसे लोग कितना जलते हैं, ये फ़लाँ मेरी कज़न मुझसे कितना हसद करती है। तो कहीं ना कहीं वो एनवे जेलसी आप में है, और चूँकि आपको कहा गया कि एनवे जेलसी को फील करना गलत है, ये बहुत गंदे बुरे इमोशंस हैं, और आपको लगता है कि मैं तो बहुत, अगर मैं इसे फील करूँगी, मैं बोलूँगी कि मैं जेलस हो रही हूँ, मैं बहुत ऑफुल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, बुरी इंसान हूँ, तो बेहतर है कि मैं सामने वाले पर प्रोजेक्ट कर दूँ और बोलूँ कि हाँ ये मुझसे जेलस हो रही है, ये मुझसे हसद कर रही है, ये ऐसी है, ये वैसी है, लोग तो ऐसे हैं, लोग तो वैसे हैं। तो जो प्रोजेक्शन है उसको इस्तेमाल में लाएं, उसके ज़रिए अपने इमोशंस को मालूम करें, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है ज़रूरी नहीं कि सामने वाला वैसा महसूस कर रहा है। बहुत मुमकिन होता है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप महसूस कर रहे हैं, वो आपके जज्बात हैं, वो आपका सच है, वो सामने वाले का सच नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकते। तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस में जो एम्पैथी है उसका बहुत बड़ा किरदार है, और मैंने आपको बताया कि वो कैसे जनरेट होती है, बात करने से, सामने वाले के एक्सपीरियंसेस को सुनने से, एक्नॉलेज करने से। लेकिन अगर आप में ये मोटिवेशन नहीं है, आपको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं है कि आपका गुस्सा जो आप घर में कर रहे हैं वो आपके बच्चों को ट्रॉमा दे रहा है, आपकी बीवी को हर्ट कर रहा है, या आपके अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ आपकी रिलेशनशिप को हर्ट कर रहा है, आपका गुस्सा, आपका एंगर, आप उन कॉन्सिक्वेंसेस से वाकिफ़ नहीं हैं, यू जस्ट डोंट केयर, आप बोलते हैं कि आई डोंट केयर, तो फिर एम्पैथी वहाँ नहीं है और वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ना एक समझ होनी चाहिए, इंसाइट होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, जो आपका बिहेवियर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, बहुत मुमकिन है आपका गुस्सा आपके बिजनेस पर असरअंदाज हो रहा है। मेरे पास आए थे एक जनाब जिनको गुस्सा बहुत आता था अपने एम्प्लॉयज़ पर, और बिज़नेस उसकी वजह से ख़राब हो रहा था, उनके गुस्से की वजह से एम्प्लॉयज़ टिकते ही नहीं थे, चले जाते थे। तो उनका एंगर उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर रहा था। उनको जब इस बात की इंसाइट आई तो वो थेरेपी में आए, और यही एंगर घर वालों के साथ भी था। वहाँ पर उनका इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि मर्दों के लिए बिज़नेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बिज़नेस के अलावा रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें इस बात का और भी डीपली अंदाज़ा हुआ। तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने के कॉन्सिक्वेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ यार इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्योंकि मैं इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और अपने इमोशंस को फील करना बहुत ज़रूरी है। फील व्हाट यू से। मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मुझे बताते हैं वो फील क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसे फील नहीं करना चाहते, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि प्लीज़ फील कीजिए उसे जो आप बोल रहे हैं। एंगर है, फील कीजिए बॉडी में, शेम है बॉडी में, वो फील कीजिए कैसे आ रहा है, वो पूरी सेंसेशंस, ये गेम सेंसेशंस का है, आप भाग ही सेंसेशन से रहे हैं, तो सेंसेशंस को फील कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को हासिल करने में। अब बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन और डिसरेगुलेशन की, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे अहम जो पार्ट है वो है सेल्फ रेगुलेशन। आप इमोशनली इंटेलिजेंट इसलिए नहीं हैं बिकॉज आप डिसरेगुलेटेड हैं, आपको अपने इमोशंस का नहीं पता। ट्रॉमा हो सकता है, रिप्रेशन हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है, घर का इन्वायरमेंट, कल्चर कि जहाँ पर आपके इमोशंस को आपके अपने इमोशंस के इजहार की इजाज़त नहीं थी। पेरेंट्स के पास इतनी कैपेसिटी, इतना स्पेस नहीं था कि वो आपको आपके जज्बात का इजहार करने देते। तो सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए वही पॉइंट्स हैं कि आपको अपने इमोशंस को नोट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज ढूंढनी है, ज़बान, वोकैबलरी आपके पास होनी चाहिए जो कि आपको पढ़ने से भी आएगी। आप रीड करेंगे, आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको वो लैंग्वेज सिखाता है कि ये जो आपका इमोशन है, ये एंगर है, इसके डीप डाउन बहुत मुमकिन है सैडनेस हो, आप हर्ट हो, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। तो ये आपको थेरेपिस्ट भी वो लैंग्वेज देता है जहाँ पर आप अपने इमोशंस को लेबल करते हैं, उनके डीप डाउन जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन्हें डीकोड करते हैं, उनको समझते हैं, उन्हें नाम देते हैं। क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं ना वो और कुछ भी नहीं है, मोटिवेशन है। कैसी मोटिवेशन? इमोशंस ये बताते हैं कि कुछ है जो मिला नहीं, कुछ है जो पूरा नहीं हुआ। इमोशंस आपको बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इमोशन बायो फीडबैक है, इमोशन मोटिवेशन है। वो आपको समझाते हैं कि यार ये चीज़ नहीं मिली है, मुझे ये चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, या मुझे कनेक्शन चाहिए, या मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं सैड हूँ, मैं फेयरफुल हूँ, क्योंकि मुझे वो प्रोटेक्शन नहीं मिली, मुझे वो वार्मथ नहीं मिला, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला।
इमोशंस हमें ये बताते हैं कि हमारी कौन सी नीड्स पूरी नहीं हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जाकर देखिए कौन सी नीड्स पूरी नहीं हुई, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या है जो नहीं मिल रहा आपको। और जब हमारी वो नीड पूरी नहीं होती और जैसे ही हम अपने इमोशन को पकड़ते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ यार ये इमोशन है और ये मुझे ये बता रहा है कि मेरी ये वाली नीड पूरी नहीं हुई, तो फिर आप उस नीड को पूरा करने जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा रोता है जब छोटा होता है, वो रोता है जब उसको भूख लगती है। उस रोने के ज़रिए वो अपनी माँ को ये इंडिकेशन देता है कि मैं भूखा हूँ, मैं हंग्री हूँ, मुझे खाना चाहिए। माँ डिकोड करती है ना, बच्चा तो बोल नहीं सकता, बच्चा रो रहा है, माँ आके समझने की कोशिश करती है, डिकोड करती है कि बच्चे की क्या नीड है जो मुझे पूरी करनी है। इमोशन भी एक बच्चा है छोटा सा, उसको बोलने नहीं आता। जब भी आपकी कोई नीड पूरी नहीं होती, वो आता है सरफेस पर, वो आपसे कहता है कि मुझे ये नीड पूरी करो, ये चाहिए तुम्हें, यू नीड इट। तो फिर आप जाते हैं और उस नीड को पूरा करते हैं। अब अगर आपकी लव या वार्मथ की या कनेक्शन की नीड नहीं पूरी हो रही, तो बहुत से लोग एडिक्शन में जाकर पूरा करते हैं। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन क्या है, क्यों होती है? एडिक्शन आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए जन्म लेती है। जब आपकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता, आपको अटेंशन देने वाला कोई नहीं, आपकी फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं, तो आप डे ड्रीमिंग शुरू कर देते हो, एडिक्ट हो जाते हो डे ड्रीमिंग से। उस एडिक्शन ने क्या किया? उस एडिक्शन ने, उस लत ने आकर आपकी नीड पूरी कर दी। आप अकेलेपन का शिकार हैं, मीनिंगलेस हैं, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, बोर्डम के इमोशंस प्रोसेस करने नहीं आते, पोर्नोग्राफी ने आके आपकी वो नीड पूरी कर दी। वो वॉइड था, वो स्पेस था, उसे आकर भर दिया। अब आप उसके ज़रिए लगे हुए अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन नीड्स पूरी नहीं हो रही ना। नीड्स तो पोर्नोग्राफी की है ही नहीं, नीड्स तो सेक्स की है ही नहीं, नीड्स तो कुछ और है, लेकिन पूरा आप कहीं और से कर रहे हैं। तो यही वजह होती है कि जो एडिक्शंस हैं वो हमारे लिए तकलीफ़ का बास बन जाती हैं, क्योंकि वो किसी टाइम पर बचपन में वो हमें वो सहारा तो दे देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकती। तो जो भी आपकी एडिक्शंस हैं उसका आपकी अनमेट नीड्स से बहुत गहरा ताल्लुक है, यानी कि आपकी कुछ ज़रूरियात पूरी नहीं हुई जिनको पूरा करने के लिए एडिक्शन आ गई। तो एडिक्शन के लिए भी आपको ना पहले समझना होता है कि कौन सी नीड्स अनमेट रह गई, वो कौन सी इमोशनल नीड्स थी जो पूरी नहीं हुई। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अपनी किसी एडिक्शन को ख़त्म करना है। सेल्फ रेगुलेशन का डिसरेगुलेशन से बहुत ताल्लुक है, गहरा वाला, क्योंकि आप डिसरेगुलेटेड हैं, मतलब आपको अपने इमोशंस की खबर नहीं है, आपकी कुछ नीड्स पूरी नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जाकर किसी भी एडिक्शन से अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी फीलिंग से, किसी फिल्म से, सॉन्ग से, पोर्नोग्राफी से, सेक्स से, किसी भी चीज़ से, जंक फूड से। अब कड़वी और तल्ख हकीकत, बिटर ट्रुथ तो यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सी बार आप डिसरेगुलेटेड होंगे, आपको टाइम लगेगा, पेशेंस, टाइम, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बहुत सी बार आप डिसरेगुलेटेड होंगे, आप सिचुएशन में जाएंगे और आप गुस्से का इजहार कर बैठेंगे, आपसे नहीं होगा, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन आपने वहाँ पर करना क्या है? तो आपने उसे अपनी लर्निंग का सबसे बड़ा ज़रिया बनाना है। लर्निंग ऐसे ही होगी कि जब आप डिसरेगुलेटेड हुए, आपने ख़ुद से सवाल पूछना है, क्यों हुआ, क्या ट्रिगर्स थे, क्या नुकसान हुआ, क्या वजह थी, कौन सी नीड मेरी पूरी नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ इस वक्त, इमोशनली मैं क्या चाहता हूँ, फिज़िकली मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ही अगर आप शेम, गिल्ट और इनएडिक्वेसी में गए कि यार मुझसे नहीं होगा, मेरी थेरेपिस्ट मुझे इतना समझाती हैं फिर भी मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मैं इतनी वीडियोस देखता हूँ, इतना कुछ पढ़ता हूँ, इतना कुछ जानता हूँ, फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज आएगा तब जब आप शेम नहीं करेंगे, गिल्ट में नहीं जाएंगे। और जब भी आप डिसरेगुलेटेड हुए, आप उसके बाद बैठकर बहुत सुकून के साथ खुद से क्वेश्चंस पूछेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या ट्रिगर्स थे। तो जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, अपने उस बिहेवियर को डिकोड करते हैं, उसकी तरफ न्यूट्रल रवैया रखते हैं, तो ऐसे ही स्लोली चेंज आता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका ये नया बिहेवियर बनने लगता है, जिसमें आपको अपने इमोशंस की इंटेलिजेंस आती है और आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस में पहला कंपोनेंट आप हैं। आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस का पता होना ज़रूरी है। जब आप उसकी इंटेलिजेंस लेते हैं तो ही आपको लोगों की समझ आती है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों को ये नहीं पता कि किसी बिहेवियर को एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता, किसी भी इमोशन को एकदम से रेगुलेट नहीं किया जा सकता। बहुत बारीकियाँ होती हैं, बहुत सटल्टीज़ होती हैं। तो शेम और गिल्ट से बचना है, अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं और बार बार सिचुएशन में जाकर अपनी
अपने इमोशंस को ट्रैक करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट हैं और उनको एक एडिक्शन थी और उस एडिक्शन के लिए वो मेरे पास आया। तो मैंने उनसे कहा कि इस एडिक्शन से रिलेटेड फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस को परखना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है उनका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक था, क्योंकि जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं ना, मेरे ख्याल से वो बहुत ट्रॉमा से गुजरते हैं। जिन मदरसों में वो पढ़ते हैं, जो रवैया उनके साथ रखा जाता है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड कर देता है। तो जनाब जब मेरे पास आए तो उनका जो बचपन का एक्सपीरियंस था मदरसे में, वो बहुत होलनाक था, बहुत बुरा था। और फिर उसके बाद घर के अलग मसले मसाइल, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों की परवाह किए बगैर उन्हें इस तरह से मदरसों में भेज देते हैं, तो फिर आपको पता है कि वो पेरेंट्स कैसे होंगे ना। वो खुद भी इमोशनली इतने अवेयर नहीं है पेरेंट्स, उनके अपने ट्रॉमास रह चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली नम है मेरे वो क्लाइंट। उनको दोबारा से उनके इमोशंस के साथ इन टच करने के लिए, टच में लेकर जाने के लिए बहुत मेहनत है। तो मेरे उन क्लाइंट को ना ही ट्रॉमा की समझ है, ना इमोशंस की समझ है, उन्हें कुछ भी नहीं पता साइकोलॉजी के बारे में। तो यूँ कहिए कि मुझे बिल्कुल ज़ीरो से सब कुछ लेकर चलना पड़ रहा है। तो उन जनाब ने मुझसे कहा कि मैडम आपने मुझे ये क्यों नहीं कहा सेशन में, पहली सेशन में, कि इस एडिक्शन को छोड़ दो, ख़त्म कर दो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, छोड़ दें, ख़त्म कर दें, तो आप भी जानते हैं, तो क्या छुट्टी आपसे आज तक? तो कहते हैं नहीं छुट्टी। मैंने कहा क्यों नहीं छुट्टी? क्योंकि आपको उसके डीप डाउन कुछ पता ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़ों की मालूमात नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको अपनी इस एडिक्शन में से शेम हटानी होगी। फिर मुझे उनको शेम समझाना पड़ा कि शेम क्या है। तो वो सेशन में पूरी साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी कि जिसमें मुझे उन्हें हर चीज़ के बारे में बताना पड़ा, समझाना पड़ा, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, जब तक ये शेम नहीं हटेगा, ये गिल्ट नहीं हटेगा, बिहेवियर को न्यूट्रल होकर नहीं देखा जाएगा, उसके डीप डाउन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब को नहीं टटोला जाएगा, तो हम इस एडिक्शन को नहीं ख़त्म कर सकते। क्योंकि लॉजिकल ब्रेन तो आपका भी जानता है कि ये गलत है, तो फिर आपसे क्यों नहीं रुका जा रहा? क्योंकि उनके जो डिसरेगुलेटेड इमोशंस हैं, जो उनकी अनमेट नीड्स हैं, उसे पूरा करने के लिए वो उस एडिक्शन का सहारा लेते हैं। तो उन्हें इंटेलिजेंस देनी होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को समझने की, फील करने की, ट्रॉमास को हील करने की। खैर उनका केस तो काफ़ी गंभीर सा था, काफ़ी सीरियस केस था, और ये एक लाइट सी वीडियो है, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो एडिक्शंस में होंगे, तो उन्हें भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, बहुत लो होती है उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस। तभी तो वो बाहर सब्सटेंसेस का या बाहर की चीज़ों का सहारा ले रहे हैं अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए। तो आपने भी शेम और गिल्ट को हटाना है, और जब जब आपसे गलती होगी, आप डिसरेगुलेटेड होंगे, आप दोबारा एंग्री हो रहे हैं, आप दोबारा गुस्से में गए, आपने कर लिया ना गुस्सा, उसके बाद बैठकर देखें, सोचें क्यों ट्रिगर हुए, क्या हुआ, क्यों गुस्सा किया, क्वेश्चंस पूछें अपने आप से, और माइंडफुलनेस को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। ज़्यादातर जब हम डिसरेगुलेटेड होते हैं ना, तो फिर हमें एहसास नहीं रहता, कोई माइंडफुलनेस नहीं रहती। लेकिन अगर आप उस इंसिडेंट के होने के बाद भी माइंडफुल हो जाते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। कि अगर आपसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, माइंडफुल नहीं हुए, आपने कर दिया गुस्सा, तो उसके बाद माइंडफुल होना भी फ़ायदा देता है कि क्यों किया भाई, क्या वजह थी, क्या अंदर इमोशनल टर्मोइल था, क्या था जो नहीं पूरा हो रहा था, एक्सपेक्टेशंस टूट रही थी, क्या था जो बुरा लग रहा था, और अपने आप को कॉन्सिक्वेंसेस, नुकसानात गिनवाएं। गिल्ट और शेम में मत जाएं, सिर्फ नुकसान गिनवाएं कि देखो यार ये क्या नुकसान कर दिया तुमने। तो आपका जो डिसरेगुलेशन है वो हैबिचुअल है, वो आपकी आदत बन चुका है, और उसे आप माइंडफुलनेस से, शेम गिल्ट को हटाकर, अपने आप को समझ कर, इमोशंस को फील करके, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप कल्टिवेट कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को। माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। गलती हो गई, नहीं रोक सके ख़ुद को, तो उसके बाद तो बैठकर सोचिए ना, ऐसे ही तो आप रेगुलेट होना सीखेंगे। बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो याद रखिएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस में पहले अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने अंदर की दुनिया को समझते हैं। जब वो समझ आ जाती है, उसकी पूरी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की अवेयरनेस आ गई, रेगुलेशन सीख गए आप, उसके बाद फिर आप लोगों को समझना सीख जाते हैं, फिर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हैं, और ये सब कुछ ज़िंदगी भर चलता रहता है। इसमें कॉग्निशन का भी बहुत बड़ा किरदार है। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आपकी कॉग्निशन बहुत हेल्प करती है आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत मदद करता है आपकी। उसका जिक्र मैंने नहीं किया, उसका मैंने बहुत डीपली जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने बिहेवियर्स का पता तो सबको होता है। जो कॉग्निटिव एलिमेंट है वो तो काम कर रहा है ना, ये एडिक्शन है, ये बुरी आदत है, आपको पता है, लेकिन वो जो इमोशनल एलिमेंट है वो नहीं पता होता लोगों को। तो मैंने इस
क्लास में, इस लेक्चर में आपको जो इमोशंस हैं उनको फील करने पर मैंने एम्फेसाइज़ किया है कि उन्हें फील करना है, उन्हें महसूस करना है, उन्हें नाम देना है, उनकी इंटेलिजेंस चाहिए आपको, तो ही आप अपने कॉग्निशन वाले पार्ट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। वरना आपको पता तो होता है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन करना कैसे नहीं है ये आपको पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया कि गुस्सा करना गलत है, बल्कि वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि गुस्सा कैसे नहीं करना है। सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात कहती चलूँगी कि इस पूरे प्रोसेस में अपने साथ बहुत सारा प्यार, बहुत सारी एम्पैथी, बहुत सारा कंपैशन रखिएगा। आप कोई मशीन, कोई रोबोट नहीं है कि कोई भी चीज़ 2 मिनट में सही कर लेंगे। आप एक इंसान हैं और अपने साथ प्यार करना, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो पाएंगे, वरना गिल्ट और शेम के साइकिल में बार बार फंसते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पर गौर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को नाम देंगे, डीकोड करेंगे, उन्हें समझेंगे और फील भी करेंगे। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।